अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल और मैं आपको बताऊं कि कल मैं एक ऐसे फंक्शन में मौजूद थी जिसके बाद वापस घर आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा एक तरह से एंशियस हो गई थी, मुझे डर लगा हुआ था। हुआ कुछ यूँ कि जिस इवेंट में मैं गई थी वो ओपन एयर इवेंट था और बहुत ही खूबसूरत ओपन एयर वेन्यू था। आई वॉज एक्चुअली एट द PF म्यूज़ियम और हवा चल रही थी, हाफ मून था, सो आई वाज रियली एंजॉयिंग माई सेल्फ और सेलिब्रेशन थी। वी हैड सम ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स ऑफ पाकिस्तान बीइंग देयर। लेकिन जब मैं घर वापस आई तो मैंने एकदम नोट किया कि जो मेरे हाथ पैर एक्सपोज जगह थी वहाँ पे मच्छर के काटने का निशान है। एंड सडनली आई वाज वेरी स्कैर्ड बिकॉज आजकल आप जिससे भी बात करें, जिस घर में भी बात करें और आपकी थोड़ी देर से अगर बात ना हुई भी हो तो आपको बताते हैं कि घर में कोई ना कोई शख्स डेंगू से अफेक्टेड है। अच्छा, ये एक परेशान कुन सूरत हाल है। हमने कई दफ़ा इसके हवाले से आपको एहतियाती तदाबीर भी बताई, ये भी बताया कि पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहनिए। इसके वो मैंने भी किया हुआ था बाय द वे, सिर्फ मुझे पैरों पे ज़्यादा लग रहा था क्योंकि वो हमारे एक्सपोज होते हैं, जितना जूते से बाहर हिस्सा होता है स्किन का वहाँ पे। लेकिन इसके जो ज़्यादा असरअंदाज होने का वक्त होता है, ये मैंने अपने आप को सूद करने के लिए फिर रिमाइंड किया कि मगरिब के वक्त और फजर के वक्त हम देख सकते हैं, यानी सनराइज और सनसेट के वक्त डेंगू का मच्छर हमला आवर होता है। लेकिन अभी मैं आपके साथ एक रिपोर्ट शेयर करना चाहती हूँ जो एक हालिया सर्वे है डेंगू से रिलेटेड, और इसका जो ग्राफ है मैं चाहूँगी कि वो ज़रूर आपको दिखाया जाए। इसमें बाकायदा ब्रेकअप है कि किस तरह हम देख सकते हैं द नंबर्स हैव बिन राइजिंग, यानी इस रवां साल के हवाले से ये नंबर्स एंड रिपोर्ट किए गए हैं। आपको बताते चलें कि पहली दफ़ा 2011 में आउटब्रेक ऑफ डेंगू देखा गया था और उस वक्त जब ये वबाई मर्ज फैला तो तकरीबन 27,000 लोगों को इसने अपनी लपेट में लिया। और आपको बताते चलें कि उस वक्त क्योंकि लोग तैयार नहीं थे, इसकी तशखीस सही तरह नहीं होती थी, ये नहीं पता चलता था कि डेंगू का जब मर्ज एकदम लाहक होता है, जब ये वायरस अटैक करता है तो सबसे पहली जो चीज़ होती है वो आपका प्लेटलेट काउंट गिरता है। और प्लेटलेट काउंट गिरने की वजह से हम देख सकते हैं कि 2011 में जब ये मर्ज आया और ये वबा फैली तो उस वक्त तकरीबन 370 लोग इसकी वजह से जाँ बहक हो गए और जान की बाजी हार गए। इस दफ़ा के रवा साल में हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली ये मसला, ये वबा ज़्यादा फैली है। हमारे पास जो नंबर्स हैं वो आपको दिखा रहे हैं कि प्रोविंस वाइज ब्रेकअप क्या है। पंजाब में, सिंध में, पहले हम ये देख रहे थे कि सिर्फ पंजाब पे ज़्यादा असर किया था इस वायरस ने, लेकिन इस वक्त देखा जा रहा है चारों ही सूबे में, ख्याल में सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त आपको 0-0 के नंबर्स पे नज़र आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लोग इससे अफेक्ट हुए। तो ये रिकॉर्ड मेरे ख्याल में रिकॉर्ड नंबर है लोगों का हु बिन अफेक्टेड बाय डेंगू, और इसका अगर एक एस्टिमेट लगाया जाए, एक तखमीना लगाया जाए तो तकरीबन 44,000 लोगों को इस दफ़ा डेंगू ने अपनी लपेट में लिया है। तो एक दफ़ा फिर तमाम देखने वालों को एहतियाती तदाबीर बहुत इंपॉर्टेंट है। 44,000 पीपल जस्ट इन दिस ईयर, यानी इस रवा साल में हम देखते हैं कि 44,000 लोग इससे अफेक्ट हुए। लेकिन इसमें जो बेहतर खबर, जो पार्ट में रिपोर्ट आप लोगों को करना चाहती हूँ कि जब 2011 में इसमें तकरीबन 27,000 लोग अफेक्ट हुए थे तो अमवात की शरह थी तकरीबन 370 लोग। इस दफ़ा बहुत कमी आई है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि अभी तक सिर्फ 66 लोग ऐसे हैं जो इस रवा साल डेंगू की वजह से जिनकी मौत वाक़ई हुई है। तो अगर नंबर्स के हवाले से कंपेयर किया जाए, जब पहली दफ़ा आए थे तो 6 गुना ज़्यादा अमवात हुई थी 2011 में, विच इज़ डेफिनेटली अ स्टेप फॉरवर्ड, क्योंकि अब हमारे लोग उनको आगे भी ज़्यादा है, फौरी तौर पर इसका इलाज शुरू हो जाता है, प्लेटलेट काउंट्स को मॉनिटर किया जाता है, तो खुदा ना खास्ता अगर दूसरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो इंसान जांबर हो जाता है। लेकिन फिर भी एहतियात, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर। मेक श्योर कि आपके घर में अगर कोई साफ़ पानी है, क्योंकि एक दफ़ा फिर बताते चले कि डेंगू वायरस साफ़ पानी में ये मच्छर की अफजाइश होती है। सो मेक श्योर कि कहीं भी अगर साफ़ पानी खड़ा है, चाहे वो पौधों की क्यारी हो, आपका वाटर टैंक हो, आपने अपने बाथरूम्स में अगर बकेट्स फिल करके रखी हैं, मेक श्योर कि वो कवर्ड हों। और इसके साथ साथ जो इसका हमला करने का वक्त है वो फजर का वक्त है, मगरिब का वक्त है। मेक श्योर कि उस वक्त अगर आप बाहर जाते हैं तो अपने आप को कवर्ड रखें। अच्छा जी, अगली खबर करते हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं, सोशल इश्यूज़ होते हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं मुगालते में पड़ते हैं कि क्या दीनी एतबार से, शरई एतबार से हम ये काम सही भी कर रहे हैं या नहीं। और अक्सर मैंने रमज़ान ट्रांसमिशंस में नोट किया है कि बड़े कॉमन मसाइल हमारे सामने आते हैं। यानी मिसाल के तौर पर किसी ने कहा कि जी मैं 4 रकात नमाज अदा कर रहा था और मैंने 2 रकात के बाद ही सलाम फेर लिया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। या फिर शरई रूह से अगर इनहेरिटेंस के मसले होते हैं, उसमें थोड़ा सा कभी मुगालता होता है कि जी हम 3 बहन भाई हैं,
हैं या एक भाई है उनकी डेथ हो चुकी है, उनके बच्चों का कितना हिस्सा बनेगा, या कोई और इस तरह के जो ज़कात किन लोगों को देनी चाहिए। ऐसे ही मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए अगर आपको रिलीजियस या शरई एतबार से रहनुमाई चाहिए, और हम देख सकते हैं कि अक्सर हमारी ज़िंदगी इतनी फास्ट पेस्ड है कि हम छोटे से मसले में अटक तो जाते हैं, लेकिन वी कांट मेक द एफर्ट ऑफ एक्चुअली फाइंडिंग समबडी टू हेल्प अस। तो आपको बताते चले कि दुबई में हाल ही में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम के ज़रिए ऑनलाइन फतवा सर्विस, अब जी मेरे ख्याल में उसका इनकाद हुआ है, आप तस्वीर में देख सकते हैं कि इसकी इनॉग्रेशन हो रही है। और हल बड़ा आसान सा है कि जो हमारे कॉमन मसाइल हैं जिसके ऊपर बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, लेकिन आपको उस पर मुगालता हो रहा है, तो आप अपना मसला इस साइट पर जाके बयान कर सकते हैं और आपको दीनी एतबार से उसके ऊपर फतवा मिल सकता है कि आपको किस तरफ जाना है, इज़ इट द राइट वे, रॉन्ग वे। तो ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे कि बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है कि इसमें देयर इज़ नोबडी बिहाइंड इट, यानी कोई मुफ्ती साहब नहीं बैठे हुए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू मुफ्ती साहब और उलमाए दीन और स्कॉलर्स से उन्होंने एक एल्गोरिदम डेवलप किया है। जिस तरह बैंकारी को देखें, बाकी शोबों को देखें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आगे बढ़ रही है। दिस इज़ अ न्यू सर्विस दैट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन दुबई। अब जी हम बढ़ते हैं एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। वी हैव एन इंटरेस्टिंग लाइन अप टुडे। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे अम्ब्रेली स्टील से आने वाली टीम के साथ, और सबसे बढ़कर जो आज का हमारा डिस्कशन है वो बड़ा अहम है। आपके जहन में क्या आता है जब कोई सरकारी मुलाजिम, किसी सिविल सर्वेंट या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब का जिक्र आता है? लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो सिलेक्शन है वो मेरिट की बुनियाद पे नहीं होती। ये कितना दुरुस्त है, कितनी हमारी खाम ख्याली है, इसको ज़रा टेस्ट करेंगे आज की डिस्कशन में। हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मेरा शो आज पाकिस्तान। आई बी बैक राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अक्सर अगर आपको कहा जाता है कि किसी भी मुश्किल सूरत हाल से आराम से निकल आइए या अपने हौसले को बुलंद रखिए, तो कहा जाता है मे यू हैव नर्व्स ऑफ स्टील। और साथ साथ जब अपनी कामयाबी की भी बात हम करते हैं तो हम कहते हैं अपना लोहा मनवा लो। तो आज हमने सोचा कि इन्हीं दोनों चीज़ों को, ख़ास तौर पर इस इंडस्ट्री के बारे में भी बात की जाए। आपने गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में देखा कि एक बात जो हम अक्सर देख रहे थे, देयर वाज अ लॉट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क हैपनिंग। इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की इकॉनमी और सोसाइटी को अगर हम देखें, जब भी देयर इज स्टेबिलिटी, सो यूल ऑब्वियसली सी कि यही फैक्टर हमारे यहाँ भी काम करता है जिस तरह पूरी दुनिया में, कि जैसे ही आपकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, हाई राइज प्रोजेक्ट्स, पीपल स्टार्ट बिल्डिंग हाउसेज, दे कैन सी कि अब उनको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। लेकिन जब अफरा तफरी, नफसा नफसी का दौर होता है एंड बिजनेस हैज़ लेस प्रिडिक्टेबिलिटी, तो समहाउ आपकी अपना घर बनाने की जो चाह होती है वो प्रायोरिटीज़ में, तरजीहात में थोड़ी पीछे चली जाती है। राइट नाउ व्हाट इज द सीन? वी सी दैट देयर इज वॉलेटिलिटी एंड अ लिटिल बिट ऑफ अनसर्टनिटी इन द मार्केट, लेकिन ये इफेक्ट कैसे कर रही है? तो इट्स अ गुड बैरोमीटर, यानी अगर आपने एक चीज़, एक फैक्टर उठाना हो जो आपको थोड़ा सा ये बताए कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग आउट देयर, आपको इसको इंडिकेटर के तौर पे लेना हो, तो आई थिंक स्टील्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, दे आर रिप्रेजेंटिंग द अम्ब्रेली स्टील्स। मेरे साथ मौजूद है हादी अकबर अली, हु इज द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, और आप ही के साथ तशरीफ रखती हैं शहरजाद समीउद्दीन, यू आर द मैनेजर CSR एंड कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। हादी, सबसे पहले nerves of steel. Being in this business, do you need to have nerves of steel? Yes, definitely, Sidra. you mentioned the right words because everybody knows the economic situation right now, and I think any business out there right now does have to have nerves of steel to get through this period. True. And generally in steel, it is a cyclical industry. It's a volatile industry, and I think to ride the lows, you need nerves of steel. And when things are good and when construction is happening, then you. तो हादी, आप क्या कहेंगे कि in a country of 22 crore people, और हम देखते हैं कि जो government run steel mills हैं, they've been into a lot of news. They've been very turbulent, and we've had people come out and say that the government cannot be in the business of running the business. क्या कहेंगे? What does that mean for the steel industry? I think देखिए, दुनिया में there are examples of both. There are government-run steel mills that are running very well, and they are actually global leaders. China में, India में, so it is possible. Yes. But अगर आप मेरा personal opinion पूछें, in Pakistan, I think it is best to probably privatize because there is so much that the government is dealing with. There is so much that our country is dealing with, and I think to be able to just privatize that, let the private sector handle it.
it will be good for the industry. What are the indicators that you're seeing? और बल्कि इस बात से पहले शहरज़ाद, because the ethos of any organization is very important. हमें पता है कि जो आपने भी बात की, emissions की बात की जाए, carbon footprint की बात की जाए, तो people have always raised questions when it comes to the steel mills industry कि उनकी emissions बहुत ज़्यादा है, carbon footprint में वो बहुत ज़्यादा contribute कर रहे होते हैं. So how are you trying to offset that? What are some of the things which are in place and some of the initiatives that you guys are taking? Okay, so you know, there is a misperception about steel. Pakistan में जिस तरह steel बनती है, it is recycled steel. Okay. So we are not mining iron to create new steel. Steel हम already existing steel से बना रहे हैं. सही. So it is recycled steel. So it is a highly recyclable material, and you know, that is eco-friendly in itself. But apart from that, हमने अपने जो plant है, we have a plant at Dhabi Ji. We're taking several initiatives over there. For instance, we recycle water. A lot of water is used during the steel production process. So we recycle that lot of water over and over. You know, it's part of the cooling process, and you know, we're doing that. We have an APC, which is an air pollution controller, which we've installed there, and I think that's quite self-explanatory कि air pollution controller क्या होता है. वो basically जो गर्दो गुबार जो खारिज हो रहा होता है from the factory, उसको filter करता है. No, actually it captures it and it safely disposes it. Okay. Yeah. But I think ये मेरे ख्याल में हर भी business के बिल्कुल central point में होना चाहिए. It is a pivotal point for them to imagine कि what is the impact that they're having on the environment as well. अभी कल भी हमने देखा कि IUCN पे once again Prime Minister Imran Khan reiterated his commitment to climate. लेकिन मुझे बताएं कि to adopt any of these sustainable practices, the good citizenship, corporate citizenship practices, it comes with a cost. और जब आप इतनी अभी volatility market में देख रहे हैं, uncertainty देख रहे हैं, how are you committed and how are you, you know, the triple bottom line, उसको कैसे लेके चल रहे हैं? आपने बिल्कुल सही कहा सिद्रा. It's actually it's very difficult, especially in a place like Pakistan, to balance compliance with competitiveness. Yes. क्योंकि and that is what brings sustainability. But it's difficult because regulation is weak in Pakistan. If you go to Europe या अगर आप अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ everybody is on the same level क्योंकि सबने comply करना होता है. There is no way that nobody can comply. But over here, when you are complying, you are actually taking on an additional cost. So you have to see ways where आप अपने compliance cost को कैसे offset कर सकते हैं या कैसे उसको sustainable बना सकते हैं. So for example, जैसे 100% of our water is recycled at our plants. Right. Now, obviously that comes with the cost क्योंकि water treatment plants, cooling towers, scale pits, सारी चीजें पूरा infrastructure बनाना पड़ता है. पूरा ecosystem बनाना पड़ता है. Exactly, to recycle the water, but also at the same time we use less water. Yeah. So उस investment का एक ROI होता है. True. And I think sustainable initiatives लेने के लिए you have to invest with an ROI. Otherwise अगर आप cost ही लेते जाएं आपके ऊपर तो then you're not going to be competitive anymore and then you're really losing the whole spirit of. मुझे बताएं, how is the demand correlated? क्योंकि in the last decade we saw that the Pakistani cement industry was doing extremely well. कह रहे थे कि they're even exporting to India and the region because Afghanistan में बहुत ज़्यादा construction हो रही थी, India में हो रही थी. So is our steel industry sort of you know, benefiting as a subsidiary or as a supplementary or a complementary industry? Our steel industry is very domestically centered. Okay. It is driven, there are exports, but it is domestically driven. Okay. So when Pakistan is doing well, steel is doing well, and when the economy is not good in Pakistan, steel is down. So what is your understanding of doing business in 2020? We are indeed celebrating कि World Bank की reports में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में ease of doing business is better. CPEC के ऊपर दोबारा बात शुरू हो चुकी है. Is that good news for the steel industry, Hadi? I think it definitely is, but I think it's got another side of the coin as well. I think in the last 2 years, the cost of doing business has increased so much in Pakistan for all businesses across all industries. Right. And unfortunately, that is putting us at a disadvantage globally. And end game, आपका पाकिस्तान में आप अगर पूरे economy को देखें, तो at the end we need to be an exporting country. We need to become competitive globally. Right. And so I think the biggest challenge for us, even though there is good news of CPEC starting up and everything, the challenge, the long-term challenge, is really for us to become competitive. अच्छा, one of the areas which is very close to my heart और मैं उसको champion भी करती
हूँ and I really propagate it when people keep it at the center of their communications, वो है social justice या और social inclusion, यानी वो vulnerable communities जो आपको लगता है कि directly उनके लिए opportunities create नहीं करती, to bring them in the center stage is something very commendable. तो Shehrazad, was it a very well deliberated move कि आपकी communication में मैंने देखा कि when it comes to leaders, you had as ambassadors or as people who you'd chosen as spokesperson, ek to Yunus Khan was there, and then you had Muniba Mazari, who's a wheelchair-bound champion of human rights. So was that well planned? Is that a part of your social inclusion initiative? How does that come together? It is a part of our social inclusion initiative. We are a very forward-looking organization. We have been, the community that we operate in Dhabaji. In Dhabaji, we have a school there. We have a women's community center there. So we are definitely, working with the community that we operate in. You have an impact, of course. So आपको क्या feedback मिला था when people saw? Because usually there's a lot of bravado, there's a lot of masculinity attached to the steels industry. Yes. So you had this young, petite, beautiful woman who's on a wheelchair. What kind of response did you get for it? I think it was definitely a break from the clutter of the kind of messages that were being put out by the industry. Yeah. So we definitely got noticed. And I think we also put across a very strong message about the kind of initiatives that we support and that we believe in. So sustainability पे coming back, Adi, what is it that you foresee? अगर 2020 से लेके 2025, there was Vision 2025 जिसकी बहुत बात होती थी. What will Amreli Steels be focused on? Are you looking at diversifying, expanding? What is your focus? So I think अगर हम environment sustainability के ऊपर बात करें between 20 and 25. As Shehrazad mentioned, there have been quite a few things that we've already done. I think going forward, we're looking at becoming carbon neutral. It's a very long-term aim, but it's I always believe that sustainability is a journey. It's not कि आपने सोचा और overnight चीजें हो जाती हैं. But that's something that we want to plan for. We're planning to go paper-free, company-wide, and I think in the next 2 years, hopefully, we should be able to achieve that. We're also trying, because steel is a very energy-intensive process, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम renewables भी अपने mix के अंदर ले आएं. तो we're investing in solar power to offset our carbon footprint. We're also doing plantation drives in Dhabaji around our community. So, Adi, do you interact with young upcoming business professionals and graduates? Because I'm thinking this, because I see, alhamdulillah, you have a great background. I see you as a young, inspiring corporate leader in Pakistan. You have your MBA from INSEAD. यहाँ पे जो business students हैं अभी who are going to Pakistani business schools, what would be your advice? Because we need a very agile, a very flexible, a very forward-looking skill set from them. So अगर मैं आपसे as an organization and also as a corporate leader कहूँ, what would be your advice to them? I think my advice to young people graduating from business schools over here would be that I think Pakistan has a lot of opportunity, and I think it's a place where as a young person you can take a risk at a young age and start your own business, start something new. There are so many ideas going around. We had the O21 Disrupt recently, and it was, I mean, the kind of people, the kind of community that was built over there was just amazing. The energy over there was absolutely mind-blowing, because you had people come in who believed in their ideas. Never before did you have this kind of power कि आप एक idea सोचें, आपको like-minded लोग मिल जाएं, and years has come. तो मुझे ये बताएं कि the people who are feeling, मैं particular आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगी, nerves of steel से हमने ये बात शुरू की थी. Uncertainty में जो लोग business manage कर रहे हैं उनका तो test है ही हादी, लेकिन साथ साथ वो लोग जिन्होंने for example this cyclical downturn that we are going through, उसकी वजह से अपनी jobs खो दी हैं. There's a tremendous amount of right sizing, downsizing happening. जो लोग इस वक्त between jobs हैं उनको आपका क्या मशवरा होगा? So I'll go back to जो आपने बात की थी about our campaign and with Muniba Mazari. Actually, the crux of that was resilience. Yes. And that is and the reason we chose that to depict that through such a beautiful and such a inspiring young person was that because it relates to all of us. True. Whether it's people who are between their jobs. Yes. Whether it's businesses who are struggling and trying to ride this economic downturn, or whether it's even steel itself. As human beings, and maybe your business is doing great, but there are other things which are probably coming to you or getting to you. And for young people who are starting out in business right now, I think it's a very important thing that you need to be there for the long term. You need to have the grit, the perseverance to ride through, and results will come. You just have to be at it. Thank you so much, Hadi and Shehrazad, for being here this morning, staying true to their message
of having nerves of steel, persevering and of course being resilient is the key message over here. और इसी के साथ हम बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, लेकिन वापस आएंगे और हमने कहा था कि आज का बिग डिस्कशन इज गोइंग टू बी अबाउट गवर्नमेंट जॉब्स कि क्यों हमें लगता है कि वहाँ पे मेरिट की कदर नहीं की जाती. विल बी बैक, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और घर में बैठी हुई ख़वातीन जो हमारा प्रोग्राम देख रही हैं, क्या आप में से कुछ लोग इस वक्त अपनी कमेटी निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं? क्या आपको पता है कि पाकिस्तान में तकरीबन 41% लोग, यानी 41 को उर्दू में पता नहीं क्या कहते हैं, ये लोग कमेटी के ज़रिए सेविंग करते हैं. तो ये बड़ा अहम होता है कि ये मॉडल किस तरह इवॉल्व कर रहा है उसको देखा जाए. इसी आइडिया के साथ एक फिनटेक कंपनी ने एक नया आइडिया फ्लोट किया मार्केट में. द ऑर्गेनाइजेशन इज़ कॉल्ड उड़ान एंड आई हैव द 2 representatives फ्रॉम उड़ान हेयर. और हमारे साथ मौजूद हैं हलीमा इकबाल एंड माया मलिक और इनसे बात करेंगे कि व्हाट इज़ द आइडिया, हाउ डिड दे थिंक ऑफ इट कि हाँ जी लोग कमेटी के ज़रिए अगर सेविंग करते हैं तो ऑनलाइन कमेटी या उड़ान उनको हेल्प कैसे कर सकती है. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू बोथ of you. तो मुझे ये बताइएगा first and foremost, when it comes to this idea, how did it come to you कि ठीक है this is the insight कि 41% of the people save through the committees. आपने कैसे सोचा कि इसको एक ऑनलाइन फोरम बनाया जाए? Yeah. So we actually started off with the research, why is your savings to GDP so low in Pakistan when there has been so much work with the financial inclusion strategy, which has increased over years, but we still, Pakistan is actually 5% of the total unbanked population in the world. So we started with the research and found people do committees, and that's the only way they trust their money in the social capital aspect. So Halima, how was this research conducted? यानी इसका स्कोप क्या था, कितने लोगों से आपने बात की और ये कौन-कौन से शहरों या इलाकों में कंडक्ट की? So it was done in urban centers of Karachi, Lahore, Islamabad में with a sample size of 2,000 people. Okay. And it was done digitally. And which strata of society? So it was from cross section. So socioeconomic class from upper middle class to lower middle class as well. And then we found out that 41% of the people were saving through committees, directly or indirectly. So indirectly somebody कि मैंने अपनी चाची को दे दिया है, चाची जो है वो अपनी कमेटी मैनेजर के पास मेरे पैसे रखा देगी जब बारी आएगी जब मुझे, I have no visibility in it. What was interesting to see in this committee sector, the reason why it was done and why it was so prevalent was because it was Sharia compliant, कोई interest नहीं है. The second thing is that it's a forced budgeting aspect. मुझे पता है कि मुझे अगर कमेटी देनी है, social pressure add कर देता है, social pressure add कर देता है, and because of that there's low default rate, and it provides you with access to liquidity which is otherwise not available. But Halima, what about that one insight, and you can always contribute to that as well, कि कमेटी के जहाँ ये 2 फ़वायद आपके सामने हैं कि जी डिफ़ॉल्ट रेट कम होता है, फिर इसके अलावा शरिया कंप्लाइंट होती है, उसके अंदर कोई सूद या इस तरह की चीज़ नहीं है, लेकिन तीसरी चीज़ ये कि दिस मेक्स अ सोशल बॉन्ड एज वेल, यानी अदर देन द इनविजिबल इन्वेस्टर्स एंड सेवर्स, लेकिन जो लोग रेगुलरली मिलते हैं, आई नो जिसको कहा जाता है ना हमारे यहाँ कमेटी पार्टी है, तो देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु मीट रेगुलरली बिकॉज उनको लगता है कि जब कमेटी खुलेगी उसमें से फिर थोड़े पैसों से दे ऑल्सो डू लाइक अ किटी पार्टी. तो उसको आप क्या कहेंगी, हाउ इज दैट रेप्लिकेटेड इन योर idea? So that is something, that is what we found through our research, that's done by your upper middle class to upper class. Your middle income or lower middle income is actually doing it to get access to liquidity, a large chunk of money to buy fridges, TVs, pay for their daughter's education or their children's shadi, whatever it is. They're financing their life events through committees, and we have come across such beautiful stories of people empowering themselves through social capital to make it happen. And for us it was very important कि अच्छा ये हो रहा है, how can you bring it to scale? How can you let these people that are sitting in the informal sector bring into the formal sector? Because अगर आपका savings to GDP इतना कम है तो आपकी economic growth, long-term economic growth is in jeopardy.
So we want to solve for that, and how we do it is actually create through these payment patterns of people within committees. We create their financial identities because it is a financial behavior. मुझे पता है कि मुझे कमेटी पे करनी है अपनी, मैं अपना इनकम आएगी सबसे पहले मैं अपनी कमेटी निकालूंगी. लेकिन फिर आप लोगों ने इन इनसाइट्स को इस्तेमाल करके ये ऑनलाइन फॉरम, व्हाट इज द एडवांटेज इफ समबडी इज वाचिंग राइट नाउ जिसका इरादा है कमेटी डालने का, तो वो रादर देन समबडी दे नो इन देयर नेबरहुड और इन देयर फैमिली, उनके बजाय उड़ान को क्यों चूज करें? तो होता ये है कि जब आप कमेटी डाल रहे होते हैं तो काफ़ी हद तक आपकी पूल जो है लोगों का वो ख़त्म हो जाता है. इमेजिन कि आप ऑलरेडी डाली हुई है लोगों ने कमेटीज एंड यू कैन नॉट फाइंड पीपल टू पुट, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है. आई एम श्योर जो कमेटी डालते हैं लोग, उनको पता है कि उनको लोग मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. कभी कभार एक कमिटमेंट जो पूरी हो जाती है, मिसाल के तौर पे एक साइकिल है कि जी साल भर के लिए डाली, 12 लोग थे, हर एक की कमेटी निकल आई, उसके बाद उसको रीस्टार्ट करना मुश्किल होता है बिकॉज़ पीपल फील के यू नो आई हैड दिस, जैसे अभी इन्होंने बात की कि फ्रिज खरीदना था वो खरीद लिया, नाउ आई डोंट कैरी ऑन. बिल्कुल. सो होता है कि लोगों को द पीपल ऑलवेज नीड मोर पीपल टू पुट कमेटीज, स्पेशली वुमेन. ठीक है. एंड जैसे अभी हलीमा बताई थी कि क्योंकि हमने देखा कि लोग औरतें जो है इकट्ठी होती हैं स्पेशली लोअर मिडिल इनकम में, एंड दिस इज द ओनली वे दे नो कि वो अपनी बचत करें और अपने जो गोल्स हैं वो पूरे करें, जो भी उनकी ज़रूरत है वो पूरी करें. तो आप दे आर ऑलवेज लुकिंग फॉर मोर वुमेन. तो हमने स्टार्ट किया, हमने एक फेसबुक कम्युनिटी बना दी फीमेल्स की. इट्स कॉल्ड उड़ान कमेटीज़. फेसबुक पे ग्रुप है जहाँ पे औरतें इकट्ठी हुई और दे लाइक हमें करनी है कमेटीज़, जहाँ पे हम लोग आते हैं एंड वी हम उनको वेरीफाई भी करते हैं बहुत हद तक कि जो स्पेशली जो हमारे कम्युनिटी मैनेजर है, जो उड़ान कमिश्नर जिसको हम कहते हैं, आपकी पर्सनल वेरिफिकेशन होती है. तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अगर आप उड़ान कमेटी जो इनका फेसबुक पेज है उसके थ्रू किसी से कनेक्ट होते हैं तो यू हैव द पीस ऑफ माइंड कि उनकी बैकग्राउंड चेक्स हुई भी हैं. बट माया, हाउ डू यू मेक देम रिस्पॉन्सिबल एंड कमिटेड to following through? वो एक बड़ा एक question mark होगा ना हलीमा? Was that a challenge? That's definitely a challenge, and that's something we're solving for. And because of that, we have an Uran app. Which creates complete visibility and transparency within the circles that you're part of, or committees that you're part of. So I know that अगर मेरे ग्रुप में 10 लोग हैं, सारे 10 लोग ऐप पे हैं और मुझे पता है कि देख रहे हैं कि मैंने पे करा है कि नहीं पे करा. So that's how you bring in the social pressure. और ये प्रेशर आप अगर वैसे भी कमेटी डाल रही है तो ये एग्जिस्ट करता है. ठीक है. जब आप किसी कमेटी में आपने पेमेंट लेट दे रही है तो सब आपको देख रहे हैं कि इसकी वजह से कमेटी लेट हो रही है. Is that उससे थोड़ा सा फेयर फैक्टर नहीं बढ़ जाता? क्योंकि देखिए जब आप ज़बानी कलामी बात कर रहे हैं तो आपका एक अपना राब्ता भी है. समटाइम्स मे बी यू आर नॉट डिफॉल्टिंग बिकॉज यू नो आप देना नहीं चाहते या आप इररिस्पॉन्सिबल हैं, बट यू मे हैव अ जेन्युइन इशू, यानी आप यू suddenly gotten a credit crunch. We have to keep it open कि अगर आपका issue है तो आप हमें inform करें. As Uran, we will try to solve for that. But ये है कि of course we want कि वो openness, transparency होनी चाहिए. अभी तक किसी ने default किया है? Somebody has quit midway? नहीं. So 100% success rate. इसमें एक और बात भी है ना कि हम एक opportunity है उनके पास कि वो अपनी needs पूरी करें. ठीक है. अगर वो default करेंगे वो opportunity चली जाएगी. सही. अच्छा मुझे बताएं कि जो ये apps होती हैं आमतौर पर जो fintech ideas होते हैं, they unfortunately have a barrier to entry from the lower income brackets. आप लोग इस चैलेंज को कैसे, क्योंकि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है that's the fortune at the bottom of the pyramid, वहाँ तक आपकी ऐप और आपकी communications की रसाई अब तक हो पाई है? So we've purposely gone after the middle income group right now because we feel that they're the least underserved people. उनके पास bank accounts हैं but banks don't really serve them. Like just a fact from last year's SVP's loan portfolio, only 19% women took loans from microfinance banks, which is a massive. We make half of our population, and if we're being underserved, somebody needs to come in and serve them in the ways that they are comfortable with. And committees are something that's comfortable. When you sign up, Maya, क्या चीज़ें required होती हैं? Does a person need to submit their CNIC? Is it women only? Men can also take part, but through a different platform. From our Facebook group for women, you have to give us your CNIC, your utility bill, and you have to give us. We ask you a bunch of other questions about what you do, about your family, and source of income पूछते हैं आप भी? नहीं, we don't do that. What we do ask is taxpayer होना ज़रूरी है या if you're working, if you're a working individual or a professional. Last few questions. कम से कम कमेटी डालने के लिए कितने लोगों का ग्रुप होना चाहिए? 10, 5? Is there a limit? 10.
10 people. But we have minimum. starter committees now, Okay. which are 5 people, 5 months. Five people, 5 months, and upper and lower limit of the committee amount. Nothing, doesn't Nothing. matter. It's up to you. It only takes 100 rupees to start saving. So please start saving from और today. दूसरा आखिरी चीज, how do you guys make yourself sustainable and profitable? चलें आप तो बीच में लोगों को जोड़ रहे हैं. Is there a managing fee that you charge? Is there a commission? What So happens? what we're doing is we're moving people from the informal sector into the formal sector. आप कह रहे हैं कि आपको आपके बच्चे की शादी या एजुकेशन के लिए सेव करना है. We'll connect you with the right insurance policies. We work with insurance companies. So the institutions that you're also Yes, working yeah, with. Thank you so much, definitely. Halima and Thank Maya. I think it's a fantastic initiative. And again, क्योंकि मैं पहले थोड़ी देर पहले भी इसी वाले से बात करी थी, social inclusion, the people who are in the parameters और side alleys में हैं, most vulnerable हैं, अभी भी वो इन opportunities से connected नहीं हैं, उनके लिए भी आसानियाँ और opportunities create कीजिए. इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा break. I'll be right back. Keep watching आज पाकिस्तान. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और एक दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद, क्योंकि अब जो हमारी डिस्कशन है उसके बारे में हम काफ़ी दिनों से सोच रहे थे. हम ये कह रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब्स का जैसे ही जिक्र आता है या सिविल सर्विस का जिक्र आता है, एक ज़माने में बड़ी शान थी, आज भी शान और अथॉरिटी और पर्क्स अपनी जगह बरकरार हैं, लेकिन लोगों का रवैया, उसको देखने और समझने का अंदाज़ बदल गया है. ये बात हमारी स्टडीज़ भी शो कर रही हैं कि दुनिया के कई ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी आप तेज़ी से ये गिरता हुआ रुझान देख रहे हैं कि जो बेस्ट टैलेंट है, यानी जो सबसे ज़्यादा शार्प माइंड्स होते हैं, जो बच्चे टॉपर्स होते हैं, उनकी पहली तरजीह, उनकी पहली प्रायोरिटी गवर्नमेंट सर्विस में जाना नहीं है. और ये तब्दीली हमने देखा कि अब नहीं हुई है. हम जब कॉम्पिटेंट सिविल सर्वेंट से मिलते हैं तो हम बाकायदा हैरानगी का इजहार करते हैं कि अरे भाई वो तो अच्छे खासे माकूल इंसान है. जैसा कि हमने अपने जहन में बना ही लिया है कि जो शख्स सिविल सर्विस में होगा वो कह सुनकर या कोई पर्ची के थ्रू वहाँ पे उसने एंट्री ली होगी. ये ओवर जनरलाइज स्टेटमेंट्स हमारे जहन में एक अभाम को भी जन्म देते हैं और साथ साथ हमारे सिस्टम में कई जगह इसमें रोक लगाते हैं. हम कब तक लोगों को डिस्ट्रस्ट करते रहेंगे? तो अगर हमने उनको डिस्ट्रस्ट करना ही है तो फिर हमारा सिस्टम कैसे चलेगा? रिफॉर्म्स कहाँ पे लाने ज़रूरी हैं? क्या हर एक को ही शक की निगाह से देखा जाए या नहीं? आज हमारी टेलीफोन लाइन्स खुली होंगी. आप अपना हमें तजुर्बा भी शेयर कीजिए कि जब आपका इत्तेफाक हुआ किसी गवर्नमेंट सर्विस में, किसी सिविल सर्वेंट से इंटरैक्ट करने का, कोई काम आपको किसी दफ्तर में पड़ा, तो आपकी अपने उसमें तजुर्बा या एक्सपीरियंस क्या रहा? आज जो मेरा पैनल है वो बहुत ही डाइवर्स है. हम यहाँ पे अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड बात भी करेंगे और ख़ास तौर पे बतौर पाकिस्तानी भी बात करेंगे. आइए सबसे पहले इनसे आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास मौजूद हैं वन ऑफ द फॉरमोस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट, द लीडिंग डर्मेटोलॉजिस्ट. आपने अपने जो करियर का आगाज था, यू स्टार्टेड विद द मिलिट्री डॉक्टर सेटअप, यू जॉइंड एज अ कैप्टन डॉक्टर, और आज हम देखते हैं कि सम ऑफ द बेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल्स इज वेयर हिज प्रैक्टिस इज. हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अहमद रब साहब. थैंक यू सो मच अहमद साहब फॉर बीइंग हियर. आप ही के साथ तशरीफ रखते हैं उज़ैर औसाफ, हु इज अ बिजनेस कोच, ही इज अ पर्सनल मेंटोर टू मेनी पीपल, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट भी हैं. तो हम जानेंगे कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस किन चीज़ों का ख्याल नहीं रख रही और इसी वजह से इतने सारे पर्क्स और मरात और पेंशन होने के बावजूद दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट. एंड ऑफ कोर्स टू ऑफ माय पैनलिस्ट आर पीपल हु आर अ पार्ट ऑफ द सिविल सर्विस. हम अक्सर इनके ऊपर इल्जामात तो बहुत लगाते हैं कि जी काम में पूरे टाइम पे नहीं आते, साहब दफ्तर में लेट आते हैं, लेकिन इनके नजरिए को, इनको आने वाली हर्डल्स और प्रॉब्लम्स को भी समझना जरूरी है. सो वी हैव फ्रॉम द सिंध फूड अथॉरिटी टू ऑफ माय पैनलिस्ट. हमारे साथ मौजूद हैं इम्तियाज अली अब्रो साहब एंड सुमेरा हुसैन. बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी यहाँ पे मौजूदगी का. अगर डॉक्टर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज करूं, यू वर्कड अक्रॉस द सिस्टम, आपकी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी है, प्राइवेट अस्पताल भी है, एंड यू वर्क विद द गवर्नमेंट एंड द एस्टैब्लिशमेंट रिलेटेड अस्पताल भी. क्या आपको लगता है फ़र्क क्या पाया आपने? कहाँ पे मेरिट की कदर होती है? जो हमारा अभाम है, डाउट है कि जी सिविल सर्विस में लोग मेरिट की बुनियाद पे नहीं आते, किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, यहाँ एक बात समझना होगी हमें कि दोनों सेटअप्स की अपनी अपनी एक रिक्वायरमेंट्स हैं और अपने अपने प्लेसेस और इम्पोर्टेंस है. अब मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बात करूं, मैं प्राइवेट गवर्नमेंट के ही इदारे से पढ़ा हूँ, डॉ मेडिकल कॉलेज, जो कि हमें गवर्नमेंट स्पॉन्सर की थी. दैट वाज अ मेरिट इंस्टीट्यूशन. उसके बाद हाउस जॉब भी हमने किया जो गवर्नमेंट के उसमें था, और उसके बाद जब हमने आर्मी ज्वाइन किया
तो इट वाज टोटली अ डिफरेंट सेटअप थोड़ा सा, लेकिन वहाँ पे अथॉरिटेरियन चीज़ें होती हैं, आपको पता है, स्ट्रिक्टनेस, डिसिप्लिन का ज़्यादा आई हैड मोर टू बी सोल्जर काइंड ऑफ डॉक्टर। आप मुझे ये बताएं कि जो मेरा सवाल सबसे होता है कि व्हेन यू वर डूइंग योर हाउस जॉब, तो जाहिर सी बात है एक नया आइडियलिस्ट डॉक्टर ग्रेजुएट करता है, वहाँ पे क्या कोई ऐसी प्रैक्टिसेस आपको नजर आई कि क्योंकि वो गवर्नमेंट इदारा था जिसने आपको डीमोटिवेट किया हो, जिसने अपने हौसले को, आपने कहा कि भाई ऐसा ही चलता है यहाँ? तो जी, अगर आप देखें कि हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑन द होल हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उसमें आपके कई लिमिटेशंस हैं, जिसमें रिसोर्सेज की एलोकेशन, फिर इसका मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स बहुत इसका है, लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़ जो कि गवर्नमेंट को देनी चाहिए और मिलनी चाहिए, जो आम आदमी का, देखिए हर आदमी की एक्सेस नहीं होती कि हम जिन फैंसी हॉस्पिटल्स में बैठते हैं वो आके इलाज बात होगी ना, हम जरा रवैयों पे और हमारी अपनी सोच पे आ जाते हैं। अब साहब आप क्या कहेंगे, एक बड़ी कॉमन इस्तिलाह हम सुनते हैं गवर्नमेंट दफातर में या गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट से, ऊपर से फोन आ गया। ये ऊपर से फोन क्या होता है? ये ट्रेंड डेफिनेटली बाहर जो लोग हैं हमारी सोसाइटी में प्रिवेल करता है। परसेप्शन है या इसमें सच्चाई भी है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि देखें आप भी इसी कल्चर में रहते हैं, हम भी इसी कल्चर में रहते हैं, इसको आउटराइटली तो डिनाई नहीं किया जा सकता कि दिस इज रॉन्ग, मगर टू सम एक्सटेंट, मगर ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ द लॉ जाके कोई चीज होती हो और गवर्नमेंट ऑफिसर खुद अपने आप को ट्रबल में डाले या अपने एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को ट्रबल में डाले। इट कांट बी डू सो, इट इज क्लियर। बाकी डेफिनेटली इस मुआशरे में रहते हैं, ये यहाँ नहीं, एक वर्ल्ड वाइड कल्चर है कि जहाँ भी अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तो नहीं कह सकते, हल्की फुल्की अगर कोई गुंजाइश होती है तो उसकी एडजस्टमेंट्स भी हो जाती हैं, मगर ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ द लॉ कोई चीज़ हो। आप क्या कहेंगे सुमेरा जी, एक जो जनरल परसेप्शन है, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कोशिश करती हूँ कि लोग ऐसी ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स ना कहें कि जी पर्ची चलती है, मेरिट कुछ नहीं होता। आपने खुद भी एक कम्पिटिटिव एग्जाम CSS पास करके यू टेकन द चार्ज वेयर यू आर। तकलीफ होती है जब लोग अस्यूम करते हैं कि जी मेरिट तो कुछ भी नहीं है, कह सुन के मिली होगी? बिल्कुल तकलीफ होती है। हाँ। और आई थिंक मेरिट, आई थिंक आई एम वन ऑफ द पर्सन जो कि मेरिट पर मौजूद है, तो आई डोंट बाय दिस आर्ग्यूमेंट के मेरिट नहीं होता, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस प्रोसेस। और मैंने मैंने दो एग्जाम प्रोविंशियल सर्विसेज का भी मैंने क्लियर किया था, एंड देन जो आपकी फेडरल गवर्नमेंट है उसका भी एग्जाम क्लियर किया जो कि CSS है। तो आई डोंट थिंक कि कहीं पर भी मुझे लगा कि मेरिट जो है वो नहीं है, बिकॉज ऑफ पीपल हु शो अप। एक जो अभी मैं शुरू में बात कर रही थी कि अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी को देखें, वहाँ पे बेस्ट टैलेंट यानी जो भी बिजनेस स्कूल हैं, प्रोफेशनल स्कूल्स हैं, उनके जो क्लास टॉपर्स होते हैं उनकी पहली प्रायोरिटी वो होती है। आप माशाल्लाह इतनी कॉम्पिटेंट हैं, व्हाई डिड यू थिंक ऑफ जॉइनिंग द सिविल सर्वेंट? आपकी अपनी इंस्पिरेशन क्या थी? देखिए मैंने जब ज्वाइन किया, बिकॉज आई हैव डन माई मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशन करने के दौरान ही वी गॉट चांस टू मीडिया में आप चले जाएं, NGOs में चले जाएं, बट मेरी इंक्लिनेशन उस साइड पे नहीं थी इतनी। तो वन ऑफ माई टीचर टोल्ड मी दैट यू शुड अटेम्प्ट CSS वंस, एटलीस्ट वंस आप उसको अटेम्प्ट करें। तो ऑन पुश फ्रॉम हिज साइड कि भाई आप अटेम्प्ट करें, और फिर मुझे भी था कि चलो मीडिया में नहीं जाना है एंड दूसरी जॉब नहीं करनी है, तो लेट्स ट्राई दिस। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आई हैड द सेम ओपिनियन इन माई माइंड कि मेरिट नहीं होता, बट वंस आई गॉट इट क्लियर तो फिर दैट परसेप्शन वाज। तो वो तमाम लोग जो इस वक्त देख रहे हैं, देखिए मेरिट तो है और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप ये समझे कि जी मैं तो फलाने शख्स को जानता हूँ, बड़े असर और रसूख वाले हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा, दैट विल नॉट वर्क। लेकिन इस वक्त जो तमाम देखने वाले हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, कॉलर्स को मैं ये कहना चाहूंगी कि अपना एक्सपीरियंस बताइए। क्या आपको लगता है कि बेचारा जो सिविल सर्वेंट होता है वो भी बहुत मजबूर है, उसको भी बहुत सारे प्रेशर्स का सामना है और शायद इस वजह से कभी कभार वो आपको देख नहीं पाते? मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी भी गवर्नमेंट दफ्तर में चले जाएं, हम गुस्से के साथ वहां पे पहुंचते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमने पहले ही जहन बना लिया होता है कि सुनवाई होगी नहीं, हमसे शायद रिश्वत मांगी जाएगी, हमें लटकाया जाएगा, ये सिस्टम हमारे अगेंस्ट है। When you go with that mindset, of course things happen the same way. उज़ैर क्या कहेंगे आप, लोगों का परसेप्शन किस तरह बेहतर हो सकता है अबाउट गवर्नमेंट ऑफिसर्स? एक्सपीरियंसेस से ये जो परसेप्शन बनाया ना, ये भी एक्सपीरियंसेस से बनाया। एज यू जस्ट सेड कि हम जब जाते हैं किसी गवर्नमेंट दफ्तर में तो हम एक माइंडसेट लेके जाते हैं। वो माइंडसेट की वजह है ना एक, वो वजह ये है कि पीछे एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे, एंड लेट्स नॉट जस्ट शट आवर आइज, डिनाई नहीं कर सकते, रहे हैं खराब, आपके भी रहे होंगे शायद, मेरे भी रहे हैं,
बट अगर परसेप्शन को बेहतर बनाना है तो ऑफ कोर्स उनके एक्सपीरियंसेस को बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन आपको नहीं लगता कभी कभार अर्बन लेजेंड होता है, मैं किसी बहुत कोई एक शख्स होगा और उससे कोई कहानी अगर आपको वो सुना रहा है, आप कहेंगे आपके साथ हुआ, नहीं जी वो फलाने जानने वाले के साथ, नहीं उसके भी उसके जानने वाले, हम वी हैव क्रिएटेड अ परसेप्शन विदाउट एक्सपीरियंसेस, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में इट्स सिंपल, नेगेटिव न्यूज़ बड़ी तेजी से ट्रैवल करती है एंड नेगेटिविटी इज समथिंग दैट सेल्स इजीली। सही। आप नेगेटिविटी चलाएं, न्यूज़ पे चलाएं, टीवी पे चलाएं, सोशल मीडिया पे चलाएं, इट रिपल्स क्रिएट होता है। पॉजिटिव न्यूज़ फैलाने की कोशिश करें आप तो गुड न्यूज़ इज नो न्यूज़ कहा जाता है। हाँ जी, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करके हम जरा ब्रेक की तरफ भी बढ़ेंगे। लेट्स टॉक टू द कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका जनाब? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं दोस्तों जाफरी की बात कर रहा हूँ जी, नौशहरा से। जी सर, क्या कहेंगे? मेरा तो मेरी तरफ से ये सब जो आपके गेस्ट हैं इनको दुआ सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये इसमें जो है ना, ये सरकारी सर्विस में 3 चीजें जो है ना, तीनों जो है ये इस्तेमाल होती हैं। सही। इसमें मेरिट फर्स्ट जी, इसमें रिश्वत भी चलता है, अच्छा, इसमें सिफारिश भी। सही। ये तीनों चीजें चलती है। हाँ। बाकी किस्मत सबसे पहले है, जिसकी किस्मत में एक चीज होती है अल्लाह की तरफ से, उसको जरूर वो मिल जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कॉल करने का, और आपने जो तीनों बातें कही वो बिल्कुल अपनी जगह वजन रखती हैं, क्योंकि हम इस माशरे का हिस्सा है, इस पे बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लेकिन देखिए जी, इतनी जब बुराइयां हैं, मिसाल के तौर पे अगर हमारा परसेप्शन इतना नेगेटिव है तो समझ ये भी नहीं आता कि फिर हर डिपार्टमेंट की जब ओपनिंग्स निकलती हैं तो लंबी लंबी कतारों में लोग ख्वाहिशमंद क्यों है वहां जाने की? क्या ये सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी की वजह से है या सिविल सर्विस की अपनी ही एक अट्रैक्शन भी है? इस पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा मसला ये है कि जो पैसे दे के, रिश्वत दे के जॉब लेता है, फिर वो उसी सीट से रिकवर करता है उन पैसों को। गवर्नमेंट में ये है कि 9 बजे गए और 12 बजे घर आ गए हाजिरी लगा के, और बाद इदारे तो ऐसे हैं कि उसमें तो जाना ही नहीं पड़ता। आपको पता है, लोग 3-3 जगह नौकरियां कर रहे हैं प्राइवेट में और साथ साथ गवर्नमेंट जॉब भी चल रही है उनकी। गवर्नमेंट जॉब में बहुत अप्लाई किया, कहीं होता नहीं है यार। SSU कमांडो में भी अप्लाई किया है और मोटरवे पुलिस में भी अप्लाई किया है। गवर्नमेंट नौकरी में इस वजह जाना चाह रहे हैं कि वो उसके बेनिफिट वगैरह अच्छे हैं, मेडिकल वगैरह मिलता है, फैमिली को घर वगैरह मिलता है। हाँ, गवर्नमेंट में ये कि ज़्यादा उसकी सख्ती नहीं होती, क्योंकि गवर्नमेंट इतना मतलब गवर्नमेंट अपने जो नीचे है उनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करती है, क्योंकि ये जॉब परमानेंट होता है, कोई निकाल नहीं सकता है सिर्फ गवर्नमेंट के अलावा। कोई और इदारे में अगर आप जॉब करेंगे तो वो किसी वक्त भी आपको निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट में ये नहीं होते, और आखिर में पेंशन भी मिलेगा। सरकारी नौकरी में कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। सरकारी नौकरी में गया, एक बंदे को कह दिया तुमने जाके मेरे 100-200 आदमियों की हाजिरी लगा देनी है, उन्होंने हाजिरी लगा देनी है और पहली तारीख को तनख्वाह लेनी। गवर्नमेंट सेफ साइड है, आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो, गवर्नमेंट का ये फ़ायदा है। तो गवर्नमेंट जॉब मेरे हिसाब से तो लाजमी है, गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए किसी को भी। गवर्नमेंट के बेनिफिट्स बहुत होते हैं, गवर्नमेंट की सैलरी अच्छी होती है, गवर्नमेंट की टाइमिंग अच्छी होती है, गवर्नमेंट में टेंशन कम होती है, मतलब टेंशन फ्री होता है आदमी। पोशीदा बेनिफिट इतने होते हैं कि आपकी सोच है। जी जनाब, आपने देखा कि पब्लिक परसेप्शन किस हद तक डिस्टॉर्टेड और ख़राब है। हमें लगता है कि जी पैसे ले दे के आप सीट पे बैठ जाइए, उसके बाद वो सारे पैसों की रिकवरी वहीं पे रिश्वत लेके कर लीजिए। टाइमिंग का कोई मसला नहीं है, 12 बजे आइए, 2 घंटे बाद चले जाइए, और पूछताछ कोई भी नहीं है। आप चाहें तो प्राइवेट काम भी कर सकते हैं। 2 सिविल सर्वेंट्स हमारे पास मौजूद है, जरा उनसे पूछ लेते हैं इसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना है। अबरू साहब क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या था ये सुनने के बाद? नहीं, देखिए, लोगों के परसेप्शन को आप रोक नहीं सकते। दिस इज अगेन कि उनकी अपनी सोच और अपने उसके आप नहीं कर सकते उस चीज़ पे, नो कमेंट्स। मेरा सिर्फ इसमें ये सवाल है कि वी आर फ्रॉम द रूरल बैकग्राउंड्स, और हम गवर्नमेंट स्कूलों में सच्ची बात यह है कि दरख्तों के नीचे बैठ के पढ़े, इसमें कोई कबात नहीं है मैं बताने में। हम कहाँ से आए, चले बिफोर द मीडिया में बता रहा हूँ कि ठीक है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड निकालें, हमारी चीज़ें निकालें। दिस इज टोटली रॉन्ग परसेप्शन। स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो पाकिस्तान में होते हैं, दे आर वेरी मच ऑन मेरिट। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका CSS, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स, और आप उनकी कैपेसिटी देखें, यही एक चंद लोग हैं जो अंग्रेजी लिखना और पढ़ना जानते हैं मेरे हिसाब से।
और एटलीस्ट सिविल जो वो पूरा सिस्टम चला आ रहा है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो बड़े बड़े बिजनेस स्कूल के बच्चों को अब देखती हूँ, उनको ईमेल लिखनी नहीं आती है वो ज़ाहिर है ना। एटलीस्ट आप लोगों को कम्युनिकेशन का स्टाइल, गवर्नमेंट्स रन कैसे होती है, आज भी आप देखें कि चाहे वो आपकी फॉरेन सर्विस हो, आप कहते हैं ना कि जी भी कश्मीर का मामला हुआ था तो फिर मिनिस्ट्री ने ही, इन्हीं ऑफिसर्स ने जवाब भी देना था, आपका केस लीड करना था, या बड़ी बड़ी IMF से मुज़ाकरात करने हैं या फिर इंडिया को डायलॉग की मेज पे लेके आना है, वो सब का सब आपके यही ऑफिसर्स लेके चलते हैं। सो इफ दे वर नॉट कॉम्पिटेंट, ये कोई बनाना रिपब्लिक थोड़ी है जो चल रही है। अब मुझे दूसरा सवाल आप लोगों से ये करना है कि फिर ये जो इमेजिनेशन है कि गवर्नमेंट जो बड़े साहब हैं वो अपनी मर्जी से आएंगे, अपनी मर्जी से चले जाएंगे, उनको कोई पूछेगा नहीं, क्या अगर किसी के पॉलिटिकल लिंकेजेस हों सुमेरा जी, तो कोई फायदा मिलता है उनको परफॉर्मेंस वाइज? परफॉर्मेंस करेंगे तो आपको जो है वो नजर भी आता है, वो दिखता भी है, अगर जो काम कर रहा है वो नजर भी आता है। लेकिन काम ना करें तो रेप्रिमांड होंगे, पेनल्टी लगती है? बिल्कुल लगती है, लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगती। सर्टेन रूल्स एंड कोड्स कंडक्ट्स, ऐसा नहीं होता। हाँ, हमारी END रूल्स होते हैं, एफिशिएंसी एंड हमारे परफॉर्मेंस रूल्स होते हैं। उसके अलावा भी हमारी जो जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, जो भी हम किसी भी कैडर में किसी भी पोजीशन पे जॉब हम काम कर रहे हो, हम अपने वी आर आंसरेबल टू आवर सुपीरियर, जो भी हमारे। एक चीज जो हम अक्सर सुनते थे, कैपेसिटी बिल्डिंग, जैसे ही सूबाई खुद मुख्तारी आई है हमारे पास 18वीं तरमीम के बाद, लोगों ने कहा अब हर सूबा खुद मुख्तार तो है, लेकिन अपनी कैपेसिटी, अपने क्वालिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, सिस्टम्स एंड सिविल सर्वेंट्स के तहत ही वो आगे बढ़ेगा। क्या देख रहे हैं आप बात तो हम ये करते हैं कराची की एडमिनिस्ट्रेशन कमजोर है, कितने कॉम्पिटेंट यंग ब्राइट कराचीइट्स एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा भी बनना चाहते हैं? अभी हम ब्रेक में जो बात कर रहा था कि ओवरऑल CSS की ही बात कर लेना, सबसे ज्यादा लेट्स से कॉम्प्रिहेंसिव और छानने वाला जो टेस्ट है ना, इम्तिहान, वो CSS है। बिल्कुल 7.5% अवाम है जो मेरिट के ऊपर आती है, बाकी सब कोटे के ऊपर आती है। आप सिंध की बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान पूरे की पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, जिसमें से सिंध स्पेशली कराची अपना कोटा भी पूरा नहीं कर पाता। इसका मतलब ये है कि कराची में जो लोग रहते हैं दे आर नॉट इवन इंटरेस्टेड कि वो CSS के अंदर अपीयर हो। हाँ। नाउ ये आयरनी है, क्यों? क्योंकि अगर CSS में अपीयर नहीं होंगे, पोजीशंस नहीं लेंगे, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर नहीं जाएंगे, तो ये पढ़ी लिखी आवाम सर्व नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर सर्विसेज के बगैर, यानी CSS का एग्जाम पास किए बगैर, डॉक्टर साहब जब भर्तियों की बारी आती है तो सब इंटरेस्टेड होते हैं, वो कहते हैं जी आप फलानी पार्टी को सपोर्ट करते थे, फलानी पार्टी की हुकूमत आ गई, अब जरा मुझे स्टील मिल्स में तो लगवा दें, अब जरा मुझे सिविल अस्पताल में तो लगवा दें, ये होता है? असल में इससे पहले मैं एक जो मैं सोच रहा था, ये जो भाई बात कर रहे हैं कि देखिए CSS की अगर बात करते हैं, CSS इज़ अ फेडरली ऑपरेटेड गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, और इसमें जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, इट वाज स्ट्रिक्टली मेरिट। मैं पहली दफ़ा फेल हो चुका था। जी, आपने भी CSS अटेम्प्ट किया था? नहीं, आई गॉट क्वालिफाइड फॉर दैट, लेकिन ये कि मेरे फादर चूंकि खुद भी सिविल सर्विसेज में थे, पुलिस ग्रुप ऑफ सर्विसेज में, तो साथ ही मेरा आर्मी में भी इंडक्शन हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं तुम ऐसा करो यहाँ चले जाओ, क्योंकि पुलिस सर्विस में तुम्हारा जो है वो मिजाज वो नहीं है तुम्हारा। अच्छा, बल्कि आप लोगों से ये भी जानूंगी, आप सबके एक्सपीरियंसेस से, कि हम बार बार जब बात करते हैं कि सिस्टम को बेहतर करना है तो बात की जाती है रिफॉर्म्स की, कहाँ और कौन से रिफॉर्म्स लाए जाएं, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी, आबिद रजा बात कर रहा हूँ। जी आबिद साहब, क्या कहेंगे? बस कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपका प्रोग्राम में वक्त बहुत कम है। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि सारे जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं, और मैं भी इस बात को एग्री हूँ कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, ये ऐसे इदारे हैं जहाँ मेरिट और कोटे के अलावा एंट्री नहीं होती, आप बात नहीं कर सकते। थैंक टू गॉड ये सिस्टम चल रहा है। सेकेंडली, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं उसमें मैं सिर्फ एक बात ये कहूंगा कि रिश्वत देने वाले को ज्यादा जल्दी होती है अपना काम कराने की, रिश्वत लेने वाले को। सही। तो ये अवामी कमजोरी है कि हम अपना काम शॉर्टकट के जरिए हम लाइन नहीं करना चाहते, हम इंतजार नहीं करना चाहते, हम थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर जाना नहीं चाहते। जी। और कमी इसमें यह है कि आबिद साहब, आपकी नॉलेज में है कि 70 की दहाई से पहले लैटरल इंडक्शन सिविल सर्विसेज में, ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेशन में अलाउड नहीं थी। एक रद्दो बदल किया गया था कि 70 की दिहाई में बगैर CSS के भी बीच में से कोई, जैसे कहते हैं ना हम शॉर्टकट मार के बीच स्ट्रीम में कोई आ जाए, एंड दे डोंट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बॉटम। इसके बारे में आप क्या ख्याल है आपका? क्या आपको लगता है कि इसने बहुत सारी खराबियों को जन्म दिया? बेशक ये एक रास्ता खुला, और इसमें लेट मी से इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट थे
इसमें खासतौर पे हमारे जो फौजी भाई थे उनकी भी एंट्रीज हुई, उनका भी कोटा बढ़ाया गया जमाने से। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद होने का। इसी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं। रिफॉर्म्स अब्रू साहब लाएं तो कहाँ पे, कौन सा एक सबसे बड़ी चीज जो आपको लगता है कि करेक्ट करने की जरूरत है? देखें जी, अगेन रिफॉर्म्स आपको प्राइम ग्रास रूट लेवल पे जब तक आप नहीं लेके आएंगे, एंड दैट इज योर एजुकेशन। मैं आपको सिर्फ अपने स्टेटिस्टिक्स थोड़ी सी शेयर कर लूं कि हमारी जो सिविल सर्विस जैसे भाई ने हमारे ने बताया कि 7.5% कोटा तो होता है, मगर पासिंग रेशो CSS का क्या है सही, और कमीशंस का पासिंग रेशो क्या है? हम बात कर रहे हैं एक लड़का कराची का जो कारपोरेट सिटी हमारा कैपिटल हब है, वो जब चार्ट A is equal to CSS है। इसको कहा जाता है कि सीए करना बहुत मुश्किल है, उसमें पास होना उतना ही कंपेटिटिव है आपका CSS एग्जाम, तो उसको हल्का मत लीजिए, कहने आम ज़बान में जैसे कहा जाता स्टूडेंट ऑफ CA, तो तभी मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि वो इज कॉम्पिटिटिव है एज CSS। मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम पास करके 4000 से 5000 स्टूडेंट्स एनुअली अपीयर होते हैं एग्जाम में, आपका जब रिटन पास होता है तो ऑलमोस्ट इट फॉल्स ऑन दी 5 to 8%। जब आपका रिटन पास होता है, इंटरव्यू पास होता है, तो इट कम्स ऑन 2 to 3%। आपकी पाकिस्तान की एजुकेशन का स्टेटस देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। तो अगेन जब तक हम एजुकेशन सिस्टम को बेहतर नहीं बनाएंगे, अभी हम आपका जो क्लिप चल रहा था उसमें मैं देख रहा था लोग तो बोलते जी हमें तो नौकरी मिलती नहीं है जब तक पैसे ना हो। मैं पूछ रहा हूँ कि इतनी डिग्रीज लेके हम खड़े हुए हैं, तो इन लोगों को ऐसी छोटी मोटी आ जाए, ओपन कॉम्पिटिटिव में आ जाए, आपको किसी 1 रुपए की जरूरत खर्च करने की नहीं पड़ेगी। चलें मानते हैं कि किसी हद तक सिफारिश अगर होगी तो लोअर टियर पे होगी, प्यान चपरासी आपका ड्राइवर कोई इस चीज पे होगी जो अनएजुकेटेड क्लास है, अनएजुकेटेड क्लास। इसमें भी यहाँ ट्रेंड बहुत चेंज हो गया। अब IBA के थ्रू टेस्ट लिए जाते हैं गवर्नमेंट लेवल पे, आप कहीं भी डायरेक्ट एंट्रीज नहीं है अभी, क्योंकि एंड वी नीड टू टॉक मोर अबाउट इट। देखिए आज आप लोगों को यहाँ बुलाने का मकसद यही था कि कई चीजें हमारे अंदर जो ना नेगेटिविटी, अब इसको हमने अपनी जिंदगी का एक तरीका बना लिया है। वी लुक एट थिंग्स इन अ नेगेटिव लाइट। इतना कंपेटिटिवली कोई शख्स अगर काम करके एक अपना CSS को क्लियर करके एक जगह का चार्ज अगर लेता है, और उसको ऐसी बातें जो हम अभी हमारा पब्लिक ओपिनियन जिस तरह का सुनने को मिले, कितना फ्रस्ट्रेटिंग होगा। एवरी वर्क हैज इट्स ओन प्रेशर्स। एक और कॉलर है जी, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम सॉरी, I have a really bad throat. नहीं, please go ahead. I just wanted to say कि ये जो आपके पैनल आए हुए हैं, जो ये कह रहे हैं राइट कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए एक सर्टेन परसेप्शन है। जी। मेरे भी फैमिली में लोग हैं गवर्नमेंट सर्वेंट में, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर देम, ठीक है, बट टू अ सर्टेन एक्सटेंट कुछ इनके भी लोगों के एटीट्यूड की वजह से भी कुछ परसेप्शन बनता है। आप 11 बजे जाएं किसी ऑफिस में, जी साहब नहीं आए, कब आएंगे भाई पता नहीं, अच्छा भाई साहब किधर है, भाई मीटिंग में गए हुए हैं। जी, ये भी होता है, इससे भी बनता है गवर्नमेंट परसेप्शन। बिल्कुल, एवरी टाइम यू कांट बी इन अ मीटिंग, एवरी टाइम योर मदर कांट बी सिक एंड यू आर नॉट एट वर्क। ट्रू, नहीं ये जो भी एक पब्लिक परसेप्शन है मैम, इट्स स्पॉट ऑन व्हेन पीपल से कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है, यानी आपकी मर्जी है। वी नो ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन गवर्नमेंट ऑफिसेज और वो अपना प्राइवेट के साथ में काम भी कर रहे हैं। जी, वही मैं कह रही हूँ, कोई चीज है तो परसेप्शन बना है, राइट? जी, जी, कुछ हो रहा है तो लोग इस तरह सोचते हैं। लेकिन अब सवाल मैम फिर ये होता है, बिकॉज यू ऑल्सो कम फ्रॉम अ फैमिली वेयर देयर वर सिविल सर्वेंट्स, अकाउंटेबिलिटी कैसे करें? हमने अक्सर ये देखा है कि जब इनको रेप्रिमांड ज्यादा किया जाता है, पेनल्टीज दी जाती है, बरतरफ करें या किसी को सस्पेंड करें, तो इट कॉजेज एन एग्जीक्यूटिव पैरालिसिस। फिर जो फैसले लेने वाले होते हैं उस पर भी डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि विच हंट होगी, अगर मैंने इस पे सिग्नेचर्स कर दिया तो कल घूम फिर के मामला मुझ पे आ जाएगा। ऐसी सूरत हाल में हाउ डू वी कीप द सिस्टम मूविंग एंड इम्प्रूव इट? बी अ वेरी फर्म जनरल, आप एक आर्मी जनरल बन जाए। अच्छा, नेपोटिज्म और करप्शन को डील करने का अनफॉर्चुनेटली तरीका यही है। हाँ जी, आप बुरे बन जाए, कोई बात नहीं, इट्स ओके। जो सही काम करते हो वो तो वैसे ही बुरा है ना हमारी सोसाइटी में। बहुत बहुत शुक्रिया मैम कॉल करने का एंड फॉर दैट थॉट। हम देखे कितनी जारियत की तरफ जा रहे हैं। हमने कहा कि जी फौरन अब कोई गुजारा नहीं है, डंडे की कौम है, डंडे से मानेगी। इस पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
बातें तो बहुत सारी करने वाली हैं, लेकिन अब ज़रा दो बड़े ही अहम निकात पे बात कर लेंगे। एक, हमने देखा कि द राइज ऑफ मीडिया, जहां मीडिया ने बहुत सारी बुराइयों का पर्दा उठाया और उसको बेहतरी की तरफ लेके गए, क्या कभी कभी इस पावर का गलत इस्तेमाल भी किया गया अगेंस्ट जो हमारे सरकारी मुलाजमीन होते हैं? अक्सर हम उनके बारे में कोई ऐसी खबर देख लेते हैं, उनकी प्रिवेसी, हमने देखा था कि कुछ कॉल्स लीक कर दी जाती हैं, कभी उनके बारे में टिकर चला दिया जाता है, बड़े हेडलाइंस में दे दिया जाता है इनकी डिग्री जाली है। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि HEC अपने कवानीन और कवायद बदलती रहती है। अगर एक में ज़रा सा लैप्स आ गया, वो ज़मरा वही बनेगा। आप कहेंगे कि जी ऑथोराइज नहीं है, लेकिन वो पूरी जाली डिग्री नहीं होती। एक शख्स का 50 साल का एक्सपीरियंस है, उसको आप एक दिन में ज़ीरो कर देते हैं। सो मेरा जी, ये जो खबर आती है जहाँ हम कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी एंड राइट टू नो एज सिटीजन्स मेरा होना चाहिए, आप लोगों की प्रिवेसी, आप लोगों की साख, आप लोगों की रेपुटेशन किस तरह प्रोटेक्टेड है, या आप समझती हैं कि इट्स अंडर अटैक? देखें, आई थिंक जितना हमें मीडिया से बेनिफिट है, जितना हमें एडमायरेशन मिलती है, हमें सपोर्ट करते हैं, तो उसका फ्लिप साइड भी वैसा ही है। हमें बीइंग अ सिविल सर्वेंट या एक इदारे में काम करने के साथ साथ जो रेपरकशंस भी मिलते हैं उसमें ये होता है कि दे कैन कॉल अस एनी टाइम विदाउट नोइंग अस कि हमारा भी कोई फैमिली टाइम हो सकता है, और इवन हम लोग बाउंड्रीज नहीं है, देयर आर नो बाउंड्रीज। और उनको जो लगेगा कि इट इज़ राइट फॉर देम, इट इज़ देयर राइट कि वो हमसे कांटेक्ट करें एट एनी टाइम, कभी भी वो हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम दे वांट अस कि हम उनको ओब्लाइज भी करें, बेशक वो टाइम हमारा ऑफिस टाइम हो ना हो, एट एनी टाइम दे वांट अस टू ओब्लाइज देम। टू मच पब्लिसिटी हर्ट्स। जैसे हमने देखा था कि पंजाब में एक फूड अथॉरिटी में एन ऑफिसर वाज ग्लोरिफाइड कि जी उन्होंने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स पे भी और लोगों को शी इज गिवन अ शट डाउन कॉल टू देम। डिड दैट हेल्प हर इन हर करियर? मुझे बताएं कि ये आप लोगों के लिए नुकसानदेह हो जाता है पॉजिटिव कवरेज? देखिए, पॉजिटिव अगर है तो इट विल नॉट हर्ट, बट अगर उसको कोई नेगेटिवली यूज कर रहा है, ट्विस्ट करके यूज कर रहा है विदाउट टेकिंग आवर ओपिनियन एज वेल, अपना ही ओपिनियन अगर चला रहा है, वन वे स्टोरी इज ऑलवेज इट्स हार्मफुल ना। वो अगर आप वन वे लेके चल रहे हैं, अपना ही परसेप्शन चला रहे हैं, हमारा ओपिनियन नहीं ले रहे, हमसे फीडबैक नहीं ले रहे, तो आई थिंक कि वो दोनों के लिए, और हमारा जो ऑडियंस है वो समझने से कासिर है। बिल्कुल। उज़ैर, आप क्या कहेंगे कि हर ऑर्गेनाइजेशन एक पर्क्स बेनिफिट्स का करती है? आप अभी 2 मिनट पहले जो साहिबा ने कॉल की, उन्होंने कहा कि जी दफ्तर में कभी नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड, अब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज रिकग्नाइज करते हुए कि पर्सनल टाइम इंपॉर्टेंट है, कह रही हैं कि जी वीकेंड पे कॉल ना करें, एक दिन अगर आप घर से काम करना चाहें, आपको सहूलत मौजूद है। यही सहूलत हमारे सिविल सर्वेंट्स बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको नहीं लगता? सिविल सर्वेंट्स भले इस्तेमाल कर रहे हो, एंड आई थिंक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्राइवेट सेक्टर में होता क्या है, जब कोई छुट्टी पे होता है या घर से काम कर रहा होता है, तो मशीनरी नहीं रुकती, काम नहीं रुकता। गवर्नमेंट सेक्टर का प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई बड़े साहब या कोई भी जाम हो जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। कि मुझे मैं जो ग्रीवियंस है, एंड आई थिंक दिस इज वेयर द सिस्टम आल्सो नीड्स टू अंडरस्टैंड कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वहाँ सिस्टम है कि साहब ने छुट्टी पे जाना है, उनकी गैर मौजूदगी में कोई और काम कर रहा होगा। अब साहब, लास्ट क्वेश्चन टू यू। हम बहुत बात करते हैं पर्क्स एंड बोनसेस की, जैसे हमने कहा कि ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो। एक सबसे बड़ी ग्रीवियंस मुझे ये नजर आती है कि सिविल सर्वेंट का कोई पर्क्स नहीं, वो बहुत अच्छा काम भी करे तो वही तनख्वाह है, वही ग्रेड है। क्या ये आप लोगों के लिए डिमोटिवेशन फैक्टर बनता है? देखिए जी, एज पर दी पेस ऑफ दी एक्सपेंडिचर्स और ये आपकी इन्फ्लेशन चल रही है, आप पूरा एनालाइज करें सिचुएशन को, आपको अंदाजा हो जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफिसर की एक 10% अगर एक इंक्रीमेंट इन सैलरी होती है, तो आपकी हर प्रोडक्ट जो आप घर में यूज करते हो पर्सन वो 10% से चढ़ती है, अगर आप उसको इक्वलाइज भी कर लें। दूसरा, हाँ डेफिनेटली लोगों का परसेप्शन है, आप और हम भी समझते हैं कि जॉब सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न, वो जो हमें होता है। अदरवाइज हमारी तो 5-5, 7 साल, 8-8 साल के करियर कोर्सेज के बाद जाके कोई प्रमोशंस होते हैं। दैट इज नॉट वेरी मच। आर यू विलिंग टू पुट दैट टाइम इन? यानी पहले आपने एक कम्पिटिटिव एग्जाम पास करना है, उसके बाद आपने मेहनत पूरी करनी है, ग्रेड के बाद हमारा ट्रेनिंग्स होती हैं और प्रॉपर कोर्सेज होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अबरू साहब, सुमेरा, उज़ैर एंड डॉक्टर साहब फॉर बीइंग हियर। आज तशनगी ऑफ कोर्स रहेगी क्योंकि वक्त कम होता है, लेकिन आपको जाते जाते बताते चलें MCB के करंट अकाउंट के बारे में, जो कि स्पेसिफिकली मिड टीयर बिजनेसमैन के लिए बनाया गया है। इसमें कोई मिनिमल डिपॉजिट की शर्त नहीं है और आपके पास बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो ट्रूली इट कैन बिकम योर पार्टनर इन एक्सपेंडिंग योर बिजनेस। तो हमने इनका खुसूसी आपको पैगाम जरूर देना था। इसमें ATM
और आपके मिनिमल अमाउंट पे जो ऑटोमेटिकली ज़कात टैक्स डिडक्शन होती है वो भी नहीं होती इस अकाउंट में। सो टेक अ लुक एट दैट इफ यू लुकिंग फॉर द परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर फॉर योर बिजनेस। इसी के साथ मुझे आज इजाज़त दीजिए। कल हमारा रबीउल अव्वल स्पेशल यानी ईद मिलादुन नबी स्पेशल देखना मत भूलिएगा और ऑफ कोर्स उसके बारे में हमें फीडबैक भी दीजिएगा। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।